नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज एक नई जानकारी देने आया हूं। दरअसल मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए 22 में से आधे से ज़्यादा विधायकों की राजनीति में पूर्ण विराम लगता दिखाई दे रहा है। वे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के बियाबान में कहीं ना कहीं खो गए हैं। 11 विधायक ग्वालियर चंबल संभाग के ऐसे हैं जो अब ना तो विधायक हैं, ना संगठन में कोई जिम्मेदारी उनके पास है, ना कोई निगम मंडल में एक भी व्यक्ति की एंट्री हो पा रही है। और निश्चित तौर पे ये बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े जोश और खरोश के साथ सिंधिया जी के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, मंत्री बने थे, बाद में कुछ चुनाव हारे तो उनको निगम अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अब एक लंबी फहरिस्त है। आप सोचिए 22 में से 12 ऐसे विधायक हैं जिनके पास अब कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब ऐसा लगता है कि उनके घर पे भी सन्नाटा छाया रहता है, ना कोई दिन भर में मिलने आता, ना ये किसी से मिलने जा पाते हैं। जब सिंधिया जी आते हैं तो ये कभी कभार नज़र आते हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर है कि सिंधिया जी के साथ जो विधायक आए थे, आधे से ज़्यादा विधायकों की राजनीति में पूर्ण विराम लगता दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन विधायक आए थे जो फिलहाल राजनीतिक बियाबान में खो गए हैं। और आज इस अहम मुद्दे पर मैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली जी को जोड़ूंगा और उनसे समझूंगा कि क्रिकेट और राजनीति दोनों एक जैसे होते हैं, कब किसका सिक्का चल जाए पता नहीं, लेकिन क्या वाकई इनकी राजनीति फिर से चमक पाएगी। हम सारी चीज़ों को बड़े विस्तार से आज समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि वो 11 विधायक कौन है ग्वालियर चंबल संभाग के जो अब ढूंढे भी नहीं मिल रहे हैं, ना उनकी कोई राजनीति दिखाई दे रही है। इनमें है रघुराज सिंह कंसाना मोरैना से विधायक थे, सिंधिया जी के साथ आए। गिरिराज दंडोतिया जो दिमनी से विधायक थे, कमलेश जाटव अंबा से विधायक थे, ओपीएस भदौरिया जो मेहगांव से विधायक थे, रणवीर जाटव जो गोहद से विधायक थे, मुन्नालाल गोयल ग्वालियर पूर्व से विधायक थे, इमरती देवी जी डवरा से थी, रक्षा सिरोनिया भांडेर से थी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जो गुना जिले का बामोरी वहाँ से थे, महेंद्र सिंह सिसोदिया, और जसपाल सिंह जज्जी जो अशोकनगर से थे, अब चुनाव हार चुके हैं, सुरेश धाकड़ पोहरी के ये चुनाव हार चुके हैं। और एक नाम और है जो मालवा से आता है, धार से आता है, धार जिले से, भद्रावर से, और वो है राज्यवर्धन सिंह, ये भी चुनाव हार चुके हैं। तो सोचिए कि ये जो 22 आए थे, ये 12 नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 4-5 ऐसे भी विधायक थे जो सिंधिया खेमे के नहीं थे पर सिंधिया जी के साथ आए थे। इनमें ऐदल सिंह कंसाना चुनाव जीते, सिंधिया जी के साथ कभी नहीं रहे वो, लेकिन वो सिंधिया जी के साथ उस समय उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। ऐदल सिंह कंसाना चुनाव जीते और उन्हें अपने दम पर मध्य प्रदेश का कृषि विभाग ले रखा है, मंत्री है वो मध्य प्रदेश में। 3 ऐसे विधायक हैं, इनमें से 2 सिंधिया जी के साथ आए थे, एक अपने दम पे आए थे, लेकिन ये तीनों विधायक तो बने हैं, बल्कि 4 कह सकता हूँ, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिसाहू लाल सिंह अपने दम पर आए थे और वो इस बात से दुखी थे कमलनाथ से कि विधायक बनने के बाद उन्हें मंत्री नहीं बनाया, तो गुस्से में आए थे। अब वो विधायक हैं तो मंत्री तो छोड़िए, उनको अभी तक कोई संतरी नहीं बनाया गया है। 3 विधायक और हैं जो चुनाव तो जीते हैं लेकिन उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मनोज चौधरी, हरदीप सिंह दंग और ब्रजेंद्र यादव जो मुगावली से विधायक चुने गए हैं, इन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिंधिया जी ने अभी संगठन जब नया कार्यकारिणी बनी है तो उम्मीद की जा रही थी कि इनमें से सिंधिया जी के कुछ लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन सिंधिया जी ने मात्र एक नाम दिया था, हालांकि 2 बने ऐसा बताया जा रहा है। प्रभुराम चौधरी को उपाध्यक्ष बनवाया है, दलित कोटे से आते हैं, अच्छे हैं, सरल हैं, सौम्य हैं, और वो भोपाल संभाग से आते हैं, रायसेन के सांची से। क्या कारण है कि सिंधिया जी ने ग्वालियर चंबल संभाग का कोई भी नेता अपने गुट का वो संगठन में नहीं दिया? तो इसकी चर्चा ग्वालियर में बहुत है। 2 दिन से मैं ग्वालियर में था, हर व्यक्ति पूछ रहा था कि प्रदेश कार्यकारिणी बनी तो कोई क्षितिज करके एक व्यक्ति है सिंधिया जी के समर्थक, वो मालवा के हैं, प्रभुराम चौधरी भोपाल के हैं। सिंधिया जी को राजनीति ग्वालियर में करनी है पर ग्वालियर से किसी व्यक्ति को नहीं बनाया गया है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। अब ये बता दूं कि सिंधिया कोटे के कुल 3 विधायक मंत्रिमंडल में बचे हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर जो ग्वालियर से आते हैं, उसके बाद बुंदेलखंड से गोविंद सिंह राजपूत
और तीसरे तुलसी सिलावट जो इंदौर से आते हैं। तो सिंधिया जी का जो खेमा था बड़ी ज़ोर शोर से आया था, 22 लोग साथ में आए थे, कुल मिला के आधे से ज़्यादा की राजनीति लगभग ख़त्म की उस पर है। तो अब मैं समझता हूँ राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार जो मध्य प्रदेश की राजनीति की नब्ज पर हाथ रखे हुए हैं, मैं देव श्रीमाली जी को जोड़ता हूं और उनसे समझता हूं कि क्या इनके जीवन में पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, या ये फिर राजनीति में चमकेंगे, क्या संभावना है। देव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही। देव भाई, मैंने एक लंबी भूमिका बनाई है और मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे आप हमेशा ये कहते हो कि राजनीति और क्रिकेट में कोई अंतर नहीं है, कब कौन आगे चल जाए, कौन खिलाड़ी आउट हो जाए, लेकिन आपको क्या लगता है सिंधिया जी की ग्वालियर में जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, या बीजेपी के अंदर ही सिंधिया जी का जो विरोध है, ऐसे माहौल में सिंधिया जी किस तरह से अपने इस गुट को, अपने गुटिया नेताओं को कैसे लंबे समय तक अपने साथ रख पाएंगे? देखिए रविंद्र जी, अगर हम सबकी खबर का ही एक पुराना एपिसोड देखेंगे, जब सिंधिया जी बीजेपी में आए थे तो उस समय मैंने यही कहा था कि जो जो कहा था वो लगभग लगभग अब सही हो रहा है। मेरा अभी भी देखिए, बीजेपी में और कांग्रेस की वर्किंग में बहुत अंतर है। कांग्रेस जो है लीडर बेस्ड पार्टी है और लीडरों के सहारे उसकी पूरी की पूरी पार्टी नीचे तक चलती है। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें लीडर को तवज्जो मिलने का एक सीमा है और वो सीमा उसी परिधि में रहकर ही मिलेगी। उसके लोगों को एडजस्ट करना या ये, क्योंकि बीजेपी में सामान्य तौर पर लोग उसके ही नहीं होते। जैसे कि अगर कोई नरेंद्र सिंह तोमर का है या शिवराज सिंह का है, लेकिन वो पहले बीजेपी का होता है और उतना ही बीजेपी का होता है, इनके साथ में रहने वाला आदमी होता है, यानी इन्होंने उनको आगे बढ़ाया है। और कांग्रेस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कांग्रेस में है या नहीं है, या कांग्रेस के साथ कितना है। तो वो जो है ना, लीडर के साथ रहता है, कोई दिग्विजय सिंह के साथ रहता है, कोई कमलनाथ के साथ रहता है, कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रहता है। उसकी आइडेंटिटी उसके नेताओं के साथ चलती है। कांग्रेस में इसलिए भी चलती है कि कांग्रेस में टिकट दिलाने से लेकर के सारे जो काम है वो उनका वही लीडर करता है और कोटा, उसमें कहते हैं कोटा सिस्टम में बंटता है कि किसको कितना मिलेगा। मैंने उस समय भी ये कहा था कि जब सिंधिया जी आए थे और जब नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव भी नहीं हुए थे, तो जब देखिए, इसको 2-3 भागों में समझना पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी थी वो साफ थी कि जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तब बीजेपी के बहुत सारे नेता इस बात से नाराज थे, बड़े बड़े नेता भी नाराज थे और कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा था कि सिंधिया जी को ज्यादा हाइट दे दी गई है और हमारे नेता हाशिए पे चले गए। उनको तब ये समझाया गया था कि आप देखिए, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पार्टी चिंता करेगी। ये आपकी सरकार तो चली गई थी, ये सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, वही लेके आए हैं, इसलिए इसमें जो वो चाहेंगे वो अपन करेंगे। लेकिन हमने उस समय भी कहा था कि पार्टी ने तय किया था कि जब नगर निगम और स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, बाकी संगठन का जो स्वरूप बनेगा, उसमें ग्वालियर चंबल में सिंधिया को 25% उनके समर्थकों को स्थान दिया जाएगा। तो जब यहां चुनाव हुए नगर निगम के, तो आप देखेंगे कि लगभग उनके 25% लोग उसमें एडजस्ट किए गए। 1-2 लोग टिकट डिक्लेयर होने के बाद भी बदले गए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है, लेकिन उनके लोगों को एडजस्ट किया गया। अब उनके समर्थकों की समस्या ये है कि जैसे ग्वालियर नगर निगम को ले रविंद्र जी, तो 66 वार्ड है ग्वालियर नगर निगम के, और 66 वार्ड में लगभग 55 और 60 वार्डों में सिंधिया जी की सलाह पर टिकट दिया जाता था, क्योंकि उनका ये गढ़ है। जैसे दिग्विजय सिंह की सलाह पर राघवगढ़ नगर पालिकाओं में 60 जितने भी सीटें हैं उनमें से 90-95% लोगों को टिकट मिलता था। 5-6 लोग यहाँ दिग्विजय सिंह या कमलनाथ के लोग पा जाते थे, या पुराने कांग्रेस के या पुराने पार्षद थे, उस नाते से स्थान पाते थे। लेकिन वो जो है वो घट के 15-16 पर रह गया, 16-18 टिकट मिल पाए। तो स्वाभाविक तौर पर उनके लोगों में एक कहेंगे, गुस्सा तो नहीं कह सकते क्योंकि सिंधिया के समर्थक गुस्सा क्या करेंगे उनसे, लेकिन एक मतलब उनको एक कुंठा एक जरूर होगी। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जब
चुनाव हुए तो उनके सारे समर्थकों को टिकट दिए गए। जब उपचुनाव हुआ, क्योंकि पार्टी ने तय कर रखा था कि ये चुनाव सिंधिया के कारण हो रहा है, इसलिए सिंधिया के लोग चुनाव लड़ेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन उन्होंने उनको जिताने के लिए पूरी कोशिश की। उसके बाद भी मुन्नालाल गोयल चुनाव हार गए, उसके बाद भी इमरती देवी चुनाव हार गई, उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो रणवीर जाटव चुनाव हार गए, उसके बाद भी कमलेश जाटव चुनाव हार गए, और बहुत सारे लोग चुनाव हार गए। रघुराज सिंह कंसाना चुनाव हारे, रघुराज सिंह कंसाना चुनाव हार गए, टिकट बदल दिए गए, लेकिन वो टिकट बदले गए जब आम चुनाव आए, क्योंकि वो वाला फॉर्मूला सिर्फ तब तक था जब तक कि उस सरकार का अस्तित्व था, जो सरकार सिंधिया जी के समर्थकों के सहारे आई, आप समझिए। और उसका वो जो समझौता है या वो जो उनकी स्ट्रेटेजी बीजेपी की थी, वो वही समाप्त हो गई। जब नए विधानसभा के चुनाव आए तो नए विधानसभा चुनाव में वो 25% का फार्मूला नहीं रहा। हालांकि उनके समर्थकों को टिकट दिया गया और सिंधिया जी को इतना इग्नोर नहीं किया गया। जैसे कि जो लोग हार भी गए थे, चाहे मुन्नालाल गोयल हो या इमरती देवी सुमन हो, उनको भी टिकट दे दिए गए जिन पर सिंधिया जी ने पूरा दांव लगाया था। हालांकि वो लोग फिर भी चुनाव हार गए। लेकिन जैसा कि मैं पहले से भी कहता चला आ रहा हूं कि बीजेपी चाहे किसी के साथ हो सत्ता में, देश में, लेकिन वो सत्ता में तो भागीदारी करती है, संगठन में भागीदारी नहीं करती है, और वो बहुत न्यूनतम होता है। अगर होता भी है तो बहुत ही न्यूनतम होता है। ना तो वो उनकी रीति नीति को समझते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मूल से निकला हुआ व्यक्ति, उनमें 90% आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। उनका अपना एक सिस्टम है, उनकी अपनी एक तरीका है, उनका अपना एक अनुशासन है। वो दूसरे दलों से आए हुए लोगों में नहीं होता, तो वो एक तरह से अस्पृश्य रहते हैं। अगर पदों पर भी पहुंच जाते हैं तो भी वो उनके साथ उतने घुल मिल नहीं पाते, और वो लोग उनके सामने ऐसे कहते हैं, हमको जो लोग बताते हैं कि हम लोग तो बात भी नहीं करते उनके सामने, और ये लोग भी कहते हैं कि हमारे सामने तो वो चुप हो जाते हैं। तो पदों पर रख भी दिया जाता है तो नहीं किया जाता। लेकिन वहां ये 25% का फार्मूला वो लागू नहीं कर सकते थे, और आपने देखा होगा कि लागू नहीं हुआ है। अगर संगठन की बात करें तो संगठन में बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि कम से कम महामंत्री का एक पद और उपाध्यक्ष के 2-3 पद सिंधिया जी के लोगों को दिए जाएंगे और 3-4 मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले ये लग रहा था कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि सिंधिया जी चाहते होंगे कि अपने पूर्व विधायकों इनको एडजस्ट करें, लेकिन विधायकों को भी एडजस्ट किया गया और पूर्व विधायकों को भी एडजस्ट किया गया, सांसदों को भी एडजस्ट किया गया और पूर्व सांसदों को भी एडजस्ट किया गया। लेकिन यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया के एक भी समर्थक का खाता, यानी सिंधिया समर्थकों का खाता ही नहीं खुला। अब वो सारे के सारे लोगों की उम्मीद यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा आ सकेंगे तो कार्यकारिणी में आ सकेंगे। हालांकि अभी एक चतुराई बीजेपी ने जरूर की है, अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए भी की है और किसी विवाद से बचने के लिए भी की है। वो चतुराई है कि सारे पदों का एक एक पोस्ट उन्होंने अपने पास अभी खाली करके रखा है। एक महामंत्री का पोस्ट है, एक उपाध्यक्ष का पोस्ट है, एक महामंत्री का पोस्ट है, तो उनको खाली करके रखा है, ताकि अगर कोई विवाद बहुत ज्यादा बढ़ता है तो फिर उनको उसमें बातचीत करके एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन चीजें वही चल रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, उसका अपना अनुशासन है, तो वो जो है स्थिति अभी बरकरार है। जी देखिए देव श्रीमाली जी, मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीति में आप बहुत देर तक यदि एक्टिव नहीं हैं, पद पे नहीं हैं, अपने कार्यकर्ताओं के काम नहीं करा पाते हो, तो धीरे धीरे आप प्रासंगिक हो जाते हो। या तो आप प्रासंगिक रहें या फिर अप्रासंगिक हो जाते हैं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं केवल एक मुद्दे पर कि ये जो 11 लोग हैं, बड़े मतलब ताम झाम के साथ ये लोग आए थे बीजेपी में, लेकिन अब धीरे धीरे अप्रासंगिक होते चले जा रहे हैं। क्या लगता है, दोबारा राजनीति चमकेगी कि धीरे धीरे ये बियाबान में भटक जाएंगे या खो जाएंगे राजनीति के बियाबान में? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि कांग्रेस से आए हुए कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाना पड़ता है, अपने अपने लोग बनाना पड़ते हैं, तो वो जो है उनका काम कराने का सीधा संबंध रहता है। बीजेपी में अगर बीजेपी का ही कार्यकर्ता अगर कहीं अगर लाइमलाइट में नहीं है, उसको टिकट नहीं मिलता है या पदाधिकारी नहीं बनता है, तब भी पार्टी उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके रखती है, और बीजेपी का वोट बैंक जब उनको टिकट मिलता है तो उसके साथ एडजस्ट हो जाता है।
कांग्रेस से गए लोगों के साथ ये समस्या निश्चित तौर पर रहेगी और है भी कि वो जो है धीरे धीरे करके दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास भी जो भीड़ रहती है वो भीड़ भी एक काम के प्रति आकर्षण के लिए ही भीड़ रहती है। लेकिन और कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता काम कराता भी रहता है, इसलिए वो उनसे अपेक्षा भी रखते हैं, क्योंकि उनके आसपास बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है, उनके आसपास कांग्रेस से आए हुए कार्यकर्ताओं की भीड़ है। तो वो पहले जैसा ही माहौल चाहते हैं जो अब नहीं मिल पा रहा है। जब आप चुनाव हार गए हैं, 2 बार चुनाव हार गए हैं, पार्टी में आपको कोई जिम्मेवारी दी नहीं जा रही है, मंच पर आपको स्थान मिलने की संभावनाएं लगातार क्षीण होती चली जा रही है, तो निश्चित तौर पर उनका आकर्षण समाप्त हो जाता है। आकर्षण समाप्त हो जाता है तो कार्यकर्ता इधर उधर जाना भी शुरू कर देते हैं और खुद को भी एक ग्लानि की स्थिति बनती है, एक डिप्रेशन की स्थिति बनती है। कई नेता तो मैं देखता हूं कार्यक्रमों में जाते ही नहीं है। सिंधिया जी आते हैं तो उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन पार्टी के कार्यक्रमों में सामान्य तौर पर नहीं जाते हैं। अब कुछ कार्यक्रमों में बुलाए भी नहीं जाते हैं, कुछ कार्यक्रमों में जाते नहीं है, दोनों बातें हैं। क्योंकि बीजेपी में जो कार्यक्रम होते हैं रविंद्र जी, आप भी जानते हो, उसमें ये तय रहता है कि इसमें कौन लोग अपेक्षित हैं। एक शब्द रहता है उनकी बैठकों को लेके, उनके कार्यक्रमों को लेके, कि जो, और वो बोल भी देते हैं मंच से कि जो लोग इस बैठक में अपेक्षित नहीं है, यानी बुलाए नहीं गए हैं, अनामंत्रित हैं, या उस पद पर उन पदों पर नहीं है जिनको इसमें होना चाहिए, वो लोग बैठक से बाहर चले जाएं। तो बीजेपी के लोग चले भी जाते हैं। अब जब इनके पास सत्ता का कोई पद है नहीं, संगठन का कोई पद है नहीं, तो उन बैठकों में वो अपेक्षित ही नहीं है, और जब अपेक्षित नहीं है तो उन बैठकों में बैठेंगे कैसे? तो ये निश्चित तौर पर उनको एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब रहा बात, आपने जिन कहा कि 11 लोग तो बिल्कुल हाशिए पर ही चले गए, 12 तो स्वाभाविक तौर पर 11 ग्वालियर हाँ, चंबल मतलब 11 लोग हम ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर रहे हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में ही अगर हम देखें तो 11 लोग हाशिए पे चले गए, और एक राजवर्धन सिंह हैं जो ग्वालियर संभाग से नहीं है लेकिन लगे हुए इलाके से सिंधिया जी के पक्के समर्थक हैं। तो ये लोग हाशिए पे चले गए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इसलिए चले गए हैं कि ये विधायक है नहीं, संगठन में इनके पास कोई दायित्व है नहीं, संगठन की बैठकों में ये अपेक्षित है नहीं, सामने ये दिखते नहीं है, मंच पर ये बैठ नहीं सकते हैं, तो आखिर ये उन कार्यक्रमों में जाएंगे क्यों? और जाएंगे भी तो वहां उनको स्थान कहां मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। तो जब लोग उनके समर्थक, एक ये तो हुए सिंधिया जी के समर्थक, अब उनके समर्थक अगर मंच के सामने, अब मंच पर अपने नेता को नहीं देखते, जब उसको ही जगह नहीं मिल रही तो इनको मंच के सामने भी जगह मिलने की संभावना नहीं रहती। तो ये जो समस्या है वो निश्चित तौर पर इनको फेस करना पड़ रही है और करना पड़ेगी। दे भाई, एक सवाल और कि इन परिस्थितियों में जो आपने इतना बड़ा विश्लेषण किया है, इन परिस्थितियों में सिंधिया जी अपने इस टीम को, इस नेताओं को, अपने समर्थकों को कब तक साथ रख पाएंगे? देखिए, राजनीति संभावनाओं का और अवसरवादिता का खेल है। इन्हें कहीं और संभावना नज़र आ जाए, कहीं और अवसर मिल जाए, तो क्या ये संभव है कि सिंधिया जी की उंगली छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में दूसरे नेताओं की उंगली थाम लें? 2 सवाल तो बनते हैं। संक्षिप्त में चाहता हूँ, पहला कि क्या ये सिंधिया जी इन्हें बहुत दिन तक अपने साथ टिका के रख पाएंगे, एक। दूसरा, क्या इन्हें अवसर मिलेगा तो सिंधिया जी की उंगली छोड़कर ये भारतीय जनता पार्टी में ही दूसरे नेताओं में अपनी संभावनाएं तलाश सकते हैं? देखिए, मेरा जहां तक सोचना है, ग्वालियर चंबल की दृष्टि से अगर देखें तो सिंधिया परिवार के प्रति समर्पित लोग ही इनके समर्थक हैं। वो पार्टी के प्रति समर्थक कांग्रेस में भी नहीं थे और बीजेपी में भी नहीं रहेंगे। तो उनमें से बहुत सारे लोग कैसी भी परिस्थिति में रहेंगे सिंधिया जी के साथ। उसकी एक वजह यह भी है कि ये इतने सिंधिया जी के समर्पित रहे हैं, महल के समर्पित हैं, कि कांग्रेस अब जो बची है उसमें भी ज्यादातर लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। अपवाद को छोड़ के कुछ लोग हो सकता है इधर मैं बात नहीं कर रहा हूं जय भाई, बीजेपी के अंदर ही यदि इन्हें कोई संभावना दिखती है कि हम सिंधिया जी उंगली छोड़ दें, हम नरेंद्र सिंह जी के साथ चले जाएं या किसी के साथ चले जाएं, हमें टिकट मिल जाए, हमारे लोगों को पार्षद बना दें, तो क्या सिंधिया जी बहुत लंबे समय तक अपने इन नेताओं को जोड़े रख पाएंगे या लोग खिसक जाएंगे? देखिए, मुझे ये भी नहीं लगता है कि दूसरे लोग इन बाहर से आए हुए लोगों की कोई मदद कर पाएंगे, क्योंकि जब टिकट बंटते हैं तो फिर ये रहता है कि भाई हम अपने जो समर्थक हैं, जो बरसों से हमारे साथ चले आ रहे हैं,
उनको जो है स्थान दिलाएं। जैसे अभी अभी प्रदेश कार्यकारिणी बनी तो नरेंद्र सिंह ने रणवीर रावत का ही नाम दिया ना। अब वो उन्होंने किसी दूसरे समर्थक का तो नहीं दिया, भले ही वो बहुत सारे लोग हैं जो उनके नजदीक भी हैं, जाते आते भी हैं, जुड़े भी हैं, लेकिन क्योंकि उनको जब दो नाम देना है किसी आदमी को तो वो अपने समर्थक का ही नाम देना चाहेंगे। बाहर से आए हुए आदमी को कृतार्थ करके वे अपने किसी समर्थक को नहीं काटना चाहेंगे। एक बात, पार्टी भी अगर बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता द्वारा किसी दूसरे आदमी के समर्थक का नाम दिया गया है, पुराना समर्थक है, तो पार्टी भी उसमें विचार नहीं करेगी, क्योंकि विचार वो कहेगी कि ये नाम उनकी तरफ से आएगा तब देखा जाएगा, अब तो अपना बताइए। तो इसलिए जो है इसकी संभावना कम है, हालांकि है, लेकिन वो कम इतनी है कि मतलब एक दो आदमी चले जाएं, इधर उधर एडजस्ट हो जाए, और वो भी तभी एडजस्ट होंगे। बीजेपी में उनको पद तभी मिलेगा जब सिंधिया जी चाहेंगे कि इनको मिल जाए, चाहे कोई दूसरे व्यक्ति के थ्रू करना हो रहा हो। और सिंधिया जी का भी जो तरीका है वो उसमें पसंद ही नहीं करेंगे कि उनके व्यक्ति का नाम किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से आए। एक आखिरी सवाल मेरा है देव भाई, आखिरी सवाल ये है कि यदि आज वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यदि आपको समीक्षा करने के लिए कहा जाए कि सिंधिया जी का कल और आज, यानी कि कांग्रेस या बीजेपी किस तरह से मूल्यांकन करेंगे, सिंधिया जी आज कहाँ खड़े नजर आ रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस में वे 2 नंबर पर आ गए थे, राहुल के बाद उनकी दूसरे नंबर की स्थिति हो गई थी। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में ही उनका कोई नंबर नहीं लग पाता, चौथा, पांचवा, छठवां। अभी हमने एक ताज़ा उदाहरण देखा कि बिहार में जब स्टार प्रचारकों की सूची तैयार हुई तो सिंधिया जी का कहीं नाम लेने वाला भी नहीं। मध्य प्रदेश से में भी 2 लोगों के नाम आए, तीसरा सिंधिया जी का किसी ने नाम तक नहीं लिया। तो मैं चाहूँगा कि एक संक्षेप में आप मूल्यांकन करें कि सिंधिया जी का कल और सिंधिया जी का आज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस के समय का मूल्यांकन करना बिल्कुल ना तो सही है और ना ही संभव है, क्योंकि हमने पहले भी आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी में वो उपयोगिता के आधार पर अपने 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 बनावट के आधार पर लोगों को तय करते हैं, व्यक्तियों के आधार पर तय नहीं करते हैं, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर पर नहीं होता है। उनको अगर लगता है कि यहाँ छोटा कार्यकर्ता को स्टार प्रचारक बना के भेजा जाए और लाभ हो सकता है तो वो उसको काम करते हैं। कांग्रेस, जैसा मैंने पहले कहा कि लीडर बेस्ड पार्टी है, और कांग्रेस का पूरा जो धुरी है वो गांधी नेहरू परिवार के आसपास घूमती है। और बड़ी बात यह है कि चाहे माधवराव जी रहे हों, चाहे ज्योतिरादित्य भी रहे हों, वो उस परिवार के एकदम फैमिली के मेंबर थे। वहां नंबर 2, 1, 2, 3 की भी बात नहीं है, परिवार के सदस्य की हैसियत से थे। और जो पार्टी उनके इर्द गिर्द घूमती हो, जो पार्टी सेलिब्रिटी कॉन्सेप्ट से काम करती हो, जो पार्टी लीडर बेस्ड हो, उस पार्टी में अगर मुखिया और उसके परिवार के फैमिली का सदस्य होता है कोई आदमी, मतलब ऐसी स्थिति में तो उनके कर्मचारियों का भी महत्व हो जाता है, ये तो उनके परिवार के सदस्य थे। तो वो हैसियत अगर कोई बीजेपी में तलाश रहा है, यही नहीं, मैं इनकी ही बात नहीं कर रहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही बात नहीं कर रहा, हम किसी भी नेता की बीजेपी में बात कर रहे हैं, तो वो हैसियत यहां उनको नहीं मिल पाएगी और इसकी कोई संभावना होती भी नहीं है, क्योंकि यहां मुख्यमंत्री भी बन जाता है तब भी वो हैसियत हासिल नहीं होती। लेकिन मैंने पहले भी ये कहा था कि सिंधिया जी के खुद के ग्लैमर में, खुद के रसूख में, खुद के सुविधाओं में, खुद के पदों में बीजेपी कभी कोई कटौती नहीं करेगी खुद के, क्योंकि बीजेपी की एक खास बात है कि वो भी सेलिब्रिटी को बहुत पसंद करती है। अगर कोई फिल्म का हीरो आ जाए या कहीं ऐसा क्राउड कैचर व्यक्ति आ जाए तो वो उसको पूरा स्थान देते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण गिनाता हूं, हेमा मालिनी बीजेपी में है, कई बार सांसद बन चुकी मथुरा से, लेकिन उनके किसी समर्थक को कोई स्थान कहीं नहीं मिला है, उनका कोई समर्थक बन ही नहीं पाया है। लेकिन हेमा मालिनी को वो पूरे तरीके से जो है ना अपने साथ रखे हुए। ऐसे ही दूसरे और बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं, मनोज वाजपेयी का, अपना भोजपुरी अभिनेताओं को ले सकते हैं और दूसरी तरह भी ले सकते हैं। तो उनके खुद के रसूख में कोई कटौती नहीं होगी। जहां तक लगता है कि देखिए, कांग्रेस में नंबर 2, 1, 2, 3 के हिसाब से जो है ना बनाए जाते थे कि इनको नहीं रखा तो इनको रखा, दिग्विजय सिंह को रखा है तो सिंधिया जी को भी रखना पड़ेगा, फिर कमलनाथ को भी रखना पड़ेगा। बीजेपी की संभावना नहीं है। वहां बिहार में इनकी उपयोगिता उनको नहीं लगी होगी तो उन्होंने नहीं रखा।
महाराष्ट्र में उपयोगिता है तो महाराष्ट्र में इनको भेजा जाएगा। साउथ में उपयोगिता है क्योंकि अंग्रेजी में भाषण दे सकते हैं ये, तो इनको रखा जाएगा। गोवा में अगर उपयोगिता है तो इनको रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में हिंदी बेल्ट है, वहां ग्लैमराइजेशन इनका काम करेगा तो उनका उपयोग करेंगे। लेकिन अगर आप कहो कि पौंडीचेरी में तो नहीं रखेंगे, या ठेठ उनका अलग तरह का इलाका है तो वहां नहीं रखेंगे। तो ये चीजें उनको भी पता है और उनको फेस भी करते रहना पड़ेगा। लेकिन उनके रसूख में कोई कमी नहीं आएगी। वो सांसद भी बनते रहेंगे, मंत्री भी बनते रहेंगे, और जिस तरह से पार्टी को अगर उपयोगी लगेंगे लोग तो उनके लोगों को टिकट भी मिलते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बड़ी महत्वपूर्ण विषय पे बात की और वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का खेमा, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। आधे से ज़्यादा विधायक इस समय राजनीतिक बियाबान में खो गए हैं। हमने पूरा आज विश्लेषण किया है। और देवश्री माली जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश के विश्लेषक हैं, उनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिंधिया का पूरा उपयोग करेगी, सिंधिया को पूरा महत्व देगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके समर्थकों को महत्व दिया जाए। एक तरह से ये भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर कोई नेता मतलब कोई चेहरा नहीं चमका सकता अपना, या नीति और विचार पर चला जाता है। बहुत अच्छा विश्लेषण आज देवश्री माली जी ने किया है। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम और ये विश्लेषण पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं देवश्री माली जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार को फिर से समय समय पर आपके पास लाने की कोशिश करूंगा। आपको यदि हमारा ये पूरा प्रोग्राम पसंद आता है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइब करने से ही हमारी ताकत बढ़ती है, हमारा मनोबल बढ़ता है। आप खुद करें और लोगों से कराएं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।